चैप्टर 11 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटी। ये चैप्टर रिसेंटली ऐड किया गया है, जस्ट लेटेस्ट सिलेबस में ऐड है। बहुत ही इजी चैप्टर है। कमोडिटीज, अगर आपको पता है, नहीं पता, पता है, थोड़ा बहुत पता है, कि बहुत डिटेल में पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको बेसिक नॉलेज, फंड एकदम स्टार्टिंग का नॉलेज तो मिल ही जाएगा कमोडिटीज के बारे में। 5 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, बहुत इजीली बनेगा। सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स ऑफ कमोडिटी, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, करेंसी और डॉलर इंडेक्स का क्या इंपैक्ट होता है कमोडिटीज में। इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट का कोरिलेशन क्या है। क्रॉप रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट क्या है। इन्वेंटरी डेटा, प्रोडक्शन कंजप्शन ट्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सब चीजें, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और हेजिंग कैसे करते हैं कमोडिटीज में। तो कमोडिटीज का सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स होता है, ठीक है। जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, अगर आप कमोडिटीज का करते हो तो लार्जली डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, इन इक्विटी मार्केट, ठीक है। इट इज लार्जली द स्टडी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कमोडिटी, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कमोडिटीज का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो सप्लाई एंड डिमांड के जो डायनेमिक्स हैं पर्टिकुलर कमोडिटीज के, अगर वो आपको पता है कि किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, या सप्लाई कहाँ से आती है, डिमांड कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको पता चले। तो सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। प्रोडक्शन लेवल, जैसे क्रॉप इन मीन्स एक जमीन है, कि 1 एकड़ जमीन है, वहां पे आपने कितनी फसल की, तो उसका यील्ड क्या है। माइनिंग आउटपुट, एक माइनिंग है, वहां से कितना आप कमोडिटीज निकाल रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है। ऑल ऑयल ड्रिलिंग कैपेसिटी कैसी है। फिर कुछ कमोडिटीज होती है जिस पर ड्रॉट, फ्लड्स, हरिकेन्स, ठीक है, कैन डिसरप्ट एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सप्लाई। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, या कहीं पे हरिकेन्स आ गए, तो ठीक है। जियो पॉलिटिकल तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वॉर, सैंक्शन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ओपेक के डिसीजन, वो अफेक्ट करते हैं एनर्जी एंड मेटल, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास बेटर फार्मिंग मेथड है, माइनिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट रिड्यूस सप्लाई रिस्क है, ठीक है, तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, सब्सिडीज है क्या, टैरिफ तो नहीं लगा है, एक्सपोर्ट में बैन तो नहीं है, रेगुलेशन के अल्टर तो नहीं हुआ सप्लाई अवेलेबिलिटी में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लेबर कॉस्ट राइज हो रहा है, एनर्जी कॉस्ट राइज हो रहा है, या अनदर आउटपुट। डिमांड साइड फैक्टर्स में क्या आता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमी अगर अच्छा कर रही है तो एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है, मेटल्स की और फूड्स की, लेकिन रिसेशन में रिड्यूस होती है डिमांड, ठीक है। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे स्टील, कॉपर या अदर रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है, उसकी डिमांड कब राइज होती है, जब कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस या लाइफस्टाइल, अगर आप शिफ्ट हो रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, लिथियम और सिल्वर की डिमांड। पॉपुलेशन ग्रोथ या अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फूड, एनर्जी और हाउसिंग की जरूरत। सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेटिव क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से ऑयल डिमांड रिड्यूस हुआ। प्लांट बेस्ड फूड अफेक्ट किया डिमांड ऑफ फूड, ठीक है। सीजनेबिलिटी, हायर फ्यूल फ्यूल की डिमांड होती है विंटर में। क्रॉप की डिमांड कब होती है, पोस्ट हार्वेस्ट, फेस्टिवल कंजप्शन में। तो ये सब चीजें ना, कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कॉपर का सबसे ज्यादा सप्लाई प्रोडक्शन होता है चिली में, ठीक है। अ साउथ अमेरिकन कंट्री विच इज लार्जली अफेक्टेड बाई वेदर एब्रिविएशन, लेबर स्ट्राइक एंड मैनी मोर, उसके कारण अफेक्ट होता है कॉपर का सप्लाई पूरी दुनिया में, ठीक है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और रशिया में। कोई भी अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन आती है तो मिडिल ईस्ट
अफेक्ट होता है क्रूड ऑयल, ठीक है, यानी कि जनरली होते ही रहता है मिडिल ईस्ट में, उसके कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरे ग्लोब में इम्पैक्ट करती है। जैसे रसिया यूक्रेन के वॉर से रशियन क्रूड ऑयल, सप्लाई ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, ठीक है, वो अफेक्ट हुआ। ठीक है। ऑन डिमांड साइड, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी, एक्सपेंड हो रहा है इकोनॉमी, तो वो क्रिएट करता है एडिशनल डिमांड फॉर कंजप्शन ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर इन द कंट्री एंड वाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज, ये कौन? ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन है? किसी भी कमोडिटीज का प्राइस मूवमेंट, कमोडिटीज के इन्फ्लुएंस होते हैं नॉट ओनली बाय सप्लाई एंड डिमांड, बट उसका मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग नेशन कौन सा है, उसके कारण। जैसे द फ्लो ऑफ कमोडिटी बिटवीन कंट्रीज रिफ्लेक्ट देयर इकोनॉमिक हेल्थ, वेयर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, वेदर पैटर्न या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो ज्यादा प्ले करती क्रिटिकल रोल इन शेपिंग मार्केट आउट। ठीक है। जैसे डिसरप्शन आ जाए, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन की प्रोड्यूसिंग रीजन कैन कॉन्स्टेंट सप्लाई एंड डिस्टर्ब ग्लोबल मार्केट। ठीक है। एडिशनली फैक्टर लाइक ट्रेड सैंक्शन, वोलेटिलिटी ऑफ करेंसी, ट्रेड पॉलिसीज, ये सब चीजें भी कमोडिटीज मार्केट को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। फिर होता है करेंसी एंड डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है, बहुत सारे नेशन जो है डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। मीट देयर कमोडिटी कंजप्शन रिक्वायरमेंट ड्यू टू आइदर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और स्कैरसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रेड होती है दो कंट्रीज के बीच में, वो करेंसीज में होती है। सरप्लस कब माना जाता है? जब एक्सपोर्ट आपका, कमोडिटीज का आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। और डेफिसिट कब माना जाता है? जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। तो स्पेसिफिक करेंसी के द्वारा होता है। एक्सपोर्टिंग नेशन जो यूज करती है द फॉरेन करेंसी दे अर्न, इंपोर्ट, ऑन इंपोर्ट क्या करते हैं? सर्टेनली अदर कमोडिटीज, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिसीविंग पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी और पेइंग अनदर फॉरेन करेंसी, फोकस ऑन कंट्री टू कन्वर्ट द करेंसी विद वाया फॉरेक्स मार्केट, यानी कि आप एक देश की करेंसी रिसीव कर रहे हो। ठीक है। एक देश की करेंसी को आप क्या कर रहे हो, कैसे करोगे आप? ठीक है। कैसे करोगे आप दूसरी करेंसी को? ठीक है। तो क्या होता है, वो होता कहां से है? करेंसी मार्केट, फॉरेन करेंसी मार्केट के थ्रू। ठीक है। जिसको अपन फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है। तो देयर फॉर कन्वेंशन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड कोटिंग एंड सेटलमेंट इन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कन्वर्टिबल मोस्टली इजिली अवेलेबल करेंसी, जैसे यूएस डॉलर। जब से पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड स्टेबलाइज इटसेल्फ एज अ मोस्ट प्रिफर इंटरनेशनल कन्वर्टिबल करेंसी। देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, उन्होंने अपने आप को एक मोस्ट, यानी कि एक ट्रस्ट उन्होंने कमा लिया अपनी करेंसी के ऊपर। तो जहां भी इट इज अज्यूम दैट इंपॉर्टेंस एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। ठीक है। क्योंकि प्रिफरेंस सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ मेनी कंट्रीज उसे दिया गया। ठीक है। कमोडिटीज क्या होती है? ट्रेड होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूज क्या होता है? यूएस डॉलर। उसके बाद क्या होता है? यूरो। दो इंपॉर्टेंट करेंसी है जो कोट होते हैं और ट्रेड भी होते हैं। ठीक है। और जितने ये फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मेजर करेंसी लाइक यूरो, यूके पाउंड, जापानीज येन। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एनी एनालिस्ट टू एसेस देयर इम्पैक्ट ऑन कमोडिटीज प्राइस मूवमेंट। तो उसके लिए डॉलर इंडेक्स बनाया गया। वो क्या होता है कि डिस्करेज टू ग्रॉस द ओवरऑल करेंसी मूवमेंट, इजिली एनालिसिस कर सकते हैं आप। तो डॉलर इंडेक्स क्या है, ये समझिए। वो क्या करता है? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट सिक्स मेजर करेंसी, यूरो, जापानीज येन, पाउंड,
कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। इसके अगेंस्ट डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है? मूवमेंट ऑफ करेंसी, ठीक है। जैसे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, जैसे मोस्ट कमोडिटी सच एज क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, जो ट्रेड होते हैं इंटरनेशनली या प्राइस होते हैं, डॉलर इंडेक्स के फ्लक्चुएट होने से इन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जब भी डॉलर स्ट्रेंथ होता है अगेंस्ट अदर करेंसी, कमोडिटीज क्या होते हैं, टिपिकली बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर बायर यूजिंग नॉन डॉलर करेंसी, ठीक है। तो द ऑफन रिड्यूस ग्लोबल डिमांड एंड पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन कमोडिटीज प्राइस, ठीक है। जब डॉलर वीक होता है तो कमोडिटीज अपीयर चीपर इन अनदर करेंसी, ठीक है, इनकरेजिंग डिमांड एंड ड्राइविंग देयर प्राइस, ठीक है। जब डॉलर वीक होता है तब की बात। तो वीक डॉलर ऑफन सपोर्ट क्या करता है, हायर डिमांड ऑफ गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। तो करेंसी की फ्लक्चुएशन जो होती है वो आल्सो रिफ्लेक्ट करती है ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशन को, जैसे इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कैसी है, इन्फ्लेशन क्या है, ग्लोबल ट्रेड फ्लो क्या है, ठीक है। और इमर्जिंग मार्केट भी वीकर डोमेस्टिक करेंसी फेस हायर इनपुट कॉस्ट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी कमोडिटी, ठीक है। जैसे एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज में बेनिफिट जब उनकी व्हेन देयर लोकल करेंसी वीक। एक्सपोर्टर्स को कब ज्यादा बेनिफिट होता है, जब उनकी लोकल करेंसी वीक, एज डॉलर रेवेन्यू लीड टू मोर करेंसी होम रेवेन्यू। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स जो होता है ना, वो की बैरोमीटर होता है फॉर कमोडिटी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट्स मूवमेंट हेल्प एंटिसिपेट शिफ्ट इन डिमांड, प्राइस ट्रेंड, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अक्रॉस ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट। तो को रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट ये क्या है? कमोडिटी जो ट्रेड होते हैं फ्रॉम बार्टर सिस्टम इन एंशियंट टाइम टू मॉडर्न क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो 19 सेंचुरीज के बाद, ठीक है, जब कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था और ग्लोबल ट्रेड हब बना था, तो वो हब लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। तो दो आपको याद होने चाहिए, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि बेंचमार्क है एग्रीकल्चर कमोडिटी, कॉमेक्स किसके लिए है, बुलियंस, ठीक है। और न्यूयॉर्क NYMEX किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्ट के लिए। LME किसके लिए, बेस मेटल के लिए, ठीक है। लंदन मेटल एक्सचेंज ऐसा बोलते हैं। इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जो इंडियन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड भी होता है, ठीक है। और रेप्लिका होते हैं ग्लोबल काउंटर, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट एंड डोमेस्टिक कमोडिटी इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर ग्लोबल प्राइस मूव हो रहा है तो वो ऑफन हमेशा लोकल प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कमोडिटीज हो गए, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं, उनका एक इंटरनेशनल बेंचमार्क, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक मार्केट। चेंज इन क्रूड ऑयल प्राइस ऑफ न्यूयॉर्क मर्चेंटाइन एक्सचेंज, इसको NYME बोलते हैं, वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन, ठीक है, इन इंपोर्टिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। बेस मेटल प्राइस इन इंडिया क्लोजली फॉलो ट्रेंड ऑफ LME, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे LME, लंदन मेटल एक्सचेंज, अगर बेस मेटल प्राइस इंडिया में LME में अगर ट्रेड हो रहे हैं, अगर उसके प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेटल प्राइस जो हमारे देश में इंडिया में उसमें भी पड़ता है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर न्यूयॉर्क मर्चेंटाइन एक्सचेंज में अगर वो ऊपर या नीचे अप डाउन होता है तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कंट्रीज में पड़ता है, ठीक है। तो दोनों का को रिलेशन है, एक चीज समझ लेंगे।